Hello everyone, welcome to Civil Step Teaching Exam and welcome to this session. As you know, अभी हाल में 23rd of June 2024 को आपका HP टेट नॉन मेडिकल का पेपर कंडक्ट करवाया गया है एंड आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. अगर मैं क्वेश्चन लेवल की बात करूं कि पेपर लेवल किस तरीके का था, सो आई कैन से इजी टू मॉडरेट था. एज सच कोई हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं था. नॉर्मल टेट के लेवल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस वहाँ पे थे उसी तरीके के हमें देखने को मिले. डन. सो इसके अलावा आई कैन से कि अगर आप लोगों ने मेरी नॉर्मल यूट्यूब क्लासेस भी देखी हैं तो मोस्टली हम सभी ने वो क्वेश्चंस वहाँ पे कवर किए हैं, क्योंकि मैं टेट के ऊपर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ. डन. एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी देखने को मिली कि जैसे हम पहले ये बोलते थे कि टेट के लिए जो है वो नॉर्मल लेवल की आपकी जो 6 to 10th रहती है वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती है. तो हालांकि मुझे वहाँ से बहुत ही कम एक ही क्वेश्चन मुझे वहाँ से देखने को मिला. मोस्टली क्वेश्चंस मुझे इस बार जो है वो +1 +2 से देखने को मिले हैं और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि मोल कॉन्सेप्ट से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं. और अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मोलैलिटी से रिलेटेड 110% श्योर क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है. मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें वहाँ से देखने को मिले हैं. इसी के साथ साथ बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड फॉर्म में भी हैं. राइट. सो अगर मैं बात करूं इजी लेवल का क्वेश्चन था, जैसे कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन आ रखा था, तो वो एक्चुअल में क्या था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था. राइट. सो इस तरीके से आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका 23rd जून 2024 को HP टेट नॉन मेडिकल के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, उन सभी को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए. सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपका HP TGT कमीशन, HP PGT कमीशन एंड DSSB TGT के लिए क्लासेस रहती हैं. इसी के साथ HP टेट के लिए भी यहाँ पे कोर्स आपका अवेलेबल है और इन कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. इसी के साथ आप सिविल स्टैप हिमाचल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. राइट. And in courses you get some features like you got the personalized mentorship here, live online lectures, hard copy और soft copy दोनों में study material है, mock test are there, free current affair magazine and the weekly doubt session जो कि आपको live देखने को मिलते हैं. Done. इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं आज का सेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिला है. क्वेश्चन इज व्हाट. दिस इज आई कैन से कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला. ठीक है. सो बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज. अगर मैं थर्ड पीरियड की बात कर रही हूँ, मतलब कि अगर मेरे पास इस तरीके से है, सो दिस इज योर थर्ड पीरियड. राइट. एंड इसी के साथ उन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट साइज किसका होगा. सो एज यू नो दैट कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब जब आप जाते हो दाएं से बाएं, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे जो साइज होता है वो आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है. एंड व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, शेल्स इंक्रीज होती हैं और यहाँ पे आपके पास क्या इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास इंक्रीज होते हैं और साइज जो है वो आपका स्मॉल रहता है. अभी उन्होंने पूछा था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं या थर्ड पीरियड की आप बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा. तो अगर यहाँ पे सोडियम है और सोडियम के आगे जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम और इस तरीके से आगे जो है वो उस साइड आपका एल्यूमिनियम आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपके पास जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है. तो मतलब कि सबसे बड़ा साइज यहाँ पे किसका होगा, सोडियम का होगा, क्योंकि उसके आगे तो साइज आपका डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शेल remains the same but number of valence electron increases. So due to the forces of attraction between the nucleus and electron एक strong attraction रहेगा जिसकी वजह से size आपका decrease हो जाएगा. So here you can say what is the right answer here, that is option C. सोडियम यहाँ पे आपके पास सही आंसर देखने को मिलेगा. Done. So this is all about this question. I hope that this question is clear to all of you.
Now move to the next question. Next question, always I said alloys are very very important और 110% श्योर क्वेश्चन आता है. सो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था जो मैंने हमेशा कहा है, ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आपके पास आया था कि ब्रॉन्ज आपके पास किस चीज़ का अलॉय है. सो एज यू ऑल नो दैट कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर ये आपको देखने को मिलता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट वन. कॉपर प्लस जिंक की बात करूं तो ये आपके पास किसका रहता है, दैट इज योर ब्रास का रहता है. जिंक प्लस निकल जो है वो आपको कहीं ना कहीं जर्मन सिल्वर में देखने को मिलती है. अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द कॉपर एंड टिन. ये बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है, मतलब हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये ब्रिटल है बट लेस देन आयरन है. उसके अलावा जैसे ही आप इसको हार्ड करते हो लिक्विड टू सॉलिड तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. और इसी के साथ जब जब आप ब्रॉन्ज को थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कलर्ड पैटिना की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. और ये बिल्कुल भी सोनोरस नहीं होते हैं, सो डज नॉट प्रोड्यूस स्पार्क व्हेन स्ट्रक. तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्पार्क को भी जनरेट नहीं करते हैं. और यहाँ पे लो फ्रिक्शन जो है वो आपके पास देखने को मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रॉन्ज एंड आई कैन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर. क्लियर. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर इनटू फ्रेगमेंट इज कॉल्ड. तो अगर मैं वैसे नॉर्मल लेवल पे बताऊं तो हमने इस क्वेश्चन को किया था. वैसे यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, फोटोलिसिस है, पायरोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस है एंड बोथ ए एंड बी भी है. देखो इन जनरल आपने एक वर्ड पढ़ रखा है दैट इज नॉन एज द क्रैकिंग, जिसमें आप हायर एल्केन्स को एक टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं और वहां पे लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स की फॉर्मेशन आपके पास जनरेट होती है. नाउ दिस क्रैकिंग वर्ड इज ऑल्सो नॉन एज द पायरोलिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है. अगर मैं अब बात करूं फोटोलिसिस की, तो फोटोलिसिस में आपकी जो रिएक्शन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू फोटोन होती है. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको किस चीज की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है. सो यू कैन से कि आप फोटोलिसिस का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एक स्पेशल टर्म यूज की गई है दैट इज योर हायर टेम्परेचर के ऊपर चीजें एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर आपने डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा सो यू कैन एग्जामिन कि यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा. हाइड्रोलिसिस में आपकी जो एडिशन है या रिएक्शन है वो वाटर के विद रिस्पेक्ट टू होती है तो ये भी नहीं होगा. और डी ऑप्शन तो वहां पे फिर वैसे ही नहीं होगा. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर है दैट इज व्हाट, ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेक्सेन को जब आप 773 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं तो हमारे पास वहाँ पे हेक्सेन, ब्यूटेन, प्रोपेन इस तरीके के मिक्सचर्स की फॉर्मेशन होती है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो ये कहा गया था कि जब आप किसी भी हायर एल्केन की डिकम्पोजिशन करते हैं, जब आप उसको एक हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट कर रहे हैं और वहां पे उसके फ्रेगमेंट्स निकलते हैं तो आप उस चीज को क्या कहते हो, दैट इज पायरोलिसिस के नाम से उसको जाना जाता है या फिर हम उसको क्रैकिंग कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर. डन. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. मैंने बहुत बार जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के बारे में बताया तो मैंने वहां पे ये चीज बताई है आपको. तो देखो ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी देखो हमारे पास क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है ना तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और जो आपके पास ऑक्सीडेशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. और अगर बात करी जाए रिडक्शन की तो रिडक्शन का मतलब मेरे पास क्या रहता है, दैट इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है. और जो रिडक्शन करता है उसको आप क्या कहते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो. राइट. अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्सीडेशन की कि किस तरीके से आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन को भी देख रहे हो. अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम था जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0. इसके बाद ये यहाँ पे बन गया 2Na पॉजिटिव. मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. राइट.
और इसी के साथ क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है, तो अगर मैं अब आगे बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था इस साइड जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम H नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और रिडक्शन हो रही है। तो जो रिडक्शन करता है वो कैसे एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि जो रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है वो क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। So here you can say what would be the right answer here, that is option B। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यहाँ पे एक्ट करेगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपके पास क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, सॉरी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following gas is toxic in nature if inhaled in excess and has rotten egg like smell? तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एक ऐसी गैस है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक भी है, और अगर आप उसकी प्रेजेंस में सांस लेते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो आपको रोटन एग लाइक भी देखने को मिलती है। ठीक है, अभी देखो गले हुए सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल किसकी आती है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की आती है। बहुत बार मैंने आपको ये चीज़ क्वेश्चन करवाया भी था, और मैंने उस टाइम ये भी आपसे पूछा था कि लैब के बाहर ही इस गैस को हमेशा रखा जाता था, और इस लैब के लिए हमारे पास क्या होता था, एक स्पेशल अपरेटस का हम यूज़ करते थे, दैट इज नॉन एज द हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसको किस अपरेटस में रखा जाता था, दैट इज योर किप्स अपरेटस में हम इस चीज को स्टोर करके रखते थे। एंड यू नो दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इसका यूज किया जाता था तो आपके पास कौन से प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती थी, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स जो है वो वहां से आउट होते थे। डन। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड द सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब उन्होंने बोला था रोटन एग लाइक स्मेल है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे सही आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा। डन। क्योंकि अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जैसे कि ये हमारे पास नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं, और जैसे बिजली कड़कती है या एसिड रेन होती है, ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे रिएक्ट होके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां पे जो हमारे पास स्मेल रहती है वो डिफरेंट रहती है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। लेकिन यहाँ पे अगर रोटन एग लाइक स्मेल बोली गई है तो यहाँ पे आपके पास सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एनाइन ऑफ क्लोरीन डू नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी अगर बात करूं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की, तो ये आपके पास किस तरीके की रिएक्शन है, मतलब सबसे पहले तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पे आपकी स्पीसीज साइमल्टेनियसली रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड होती हैं टू फॉर्म द टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इस चीज को लिख लेना कि सबसे पहले ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है मतलब कि ऑक्सीडेशन और आपकी जो रिडक्शन है वो कैसे एक्ट करेगी, साइमल्टेनियसली जो है वो एक साथ रहेंगी, और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। डन। अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा इसमें से नहीं जाता है, तो क्या होगा, जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि वो कंपाउंड आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। डन। तो यही बात होगी यहाँ पे। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ClO4 नेगेटिव है, तो मतलब ये बन जाएगा x माइनस 4 2 8 इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करूँ, इट विल बिकम x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज x इज इक्वल्स टू +5 आ जाएगा। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ClO4 नेगेटिव के केस में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। तो मतलब कि वहाँ पे क्या है, एक हाई लेवल की ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, तो दैट मीन्स कि वो वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिसोशिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शन डी जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था।
every object in motion is associated with wave character and this statement is given by। अब आपके पास ऑप्शन थे वर्नर हिजनबर्ग थे, लुइस डी ब्रोगली थे, मैक्स प्लैंक थे एंड नील बोहर थे। अगर मैं नील बोहर की बात करूं तो इन्होंने जो काम किया था वो किसके साथ किया था, एटॉमिक मॉडल के रिलेटेड किया था, जहां पे इन्होंने ऑर्बिट के बारे में और ऑर्बिटल के बारे में और साथ में हमें शेल्स के बारे में इन्होंने गाइड किया था, राइट और साथ में इन्होंने जो है वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी काम किया था, तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं होगा। मैक्स प्लैंक की बात करूं तो इन्होंने जो है वो हमारे पास लाइट से रिलेटेड काम किया था, फोटोन से रिलेटेड जो है वो हमारे पास काम किया था, डन। तो इन्होंने भी जो है वो वेव करेक्टर के बारे में कोई चीज नहीं कही थी। हिजनबर्ग जो है जिसको आपने पढ़ा भी है, दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई आपको देखने को मिलता है, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेयर द वेलोसिटी एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, तो इन्होंने ये चीज कही थी। लुइस डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो ड्यूल बिहेवियर को शो करता है, दैट इज यू कैन से कि ये वो वेव पार्टिकल की तरह भी आपके पास एग्जिस्ट करता है और उसका जो नेचर है वो दूसरा भी वहां पे देखने को मिलता है। इन शॉर्ट आई कैन से कि ड्यूल बिहेवियर जो है यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन जो है वो एसोसिएट करती है वेव करेक्टर के साथ, ठीक है। तो एज वेल एज वेव और एज वेल एज वो पार्टिकल की फॉर्म में जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो ब्रोगली के द्वारा दी गई थी। सो आई कैन से क्वेश्चन नंबर 7 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास आ भी चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। अब आपके पास ऑप्शन थे फ्लोरीन, लिथियम, क्लोरीन एंड सीजियम। अब देखो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास किसकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी जो है एड ऑन कर लेगा। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो वैसे तो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी अगर मैं अमंग द हैलोजन देखूं, क्योंकि लिथियम तो एल्कली मेटल है, इसकी तो नहीं होगी, उसको तो लूज करना होता है। सीजियम इज आल्सो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी नहीं होगा। और वैसे भी जो सीजियम है वो आपके पास कैसा है, बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये जो है वो शो करता है, डन। तो दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा। अब बचे आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन हमें पता है कि बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन हमारे पास बेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी रहेगा। अब यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन पढ़ते थे कि होना तो फ्लोरीन को चाहिए था, बट फ्लोरीन में क्या होता है आपके पास यहाँ पे साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इंटर आयोनिक रिपल्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपस में ये चीजें रिपेल करती रहती है। तो एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर सकता है। दैट इज वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन सी इज द राइट वन, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो मैंने भी ये क्लासेस में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवाया है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, आपसे सिर्फ ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है, राइट। अगर मैं बात करूं गे-लुसेक्स लॉ की, तो ये आपके पास किस टाइप का लॉ है, दैट इज इट इज नॉन एज द गैसियस लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास कौन सा फैक्टर आपके पास जो है कांस्टेंट रहता है। सो यू कैन से कि जैसे बॉयल्स लॉ था, तो बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट था। अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ की, तो वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन था, जहां पे प्रेशर आपके पास क्या था, कांस्टेंट था। गे-लुसेक्स की बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आपको देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए तो यहाँ पे नहीं होगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करूं तो ये कहता है कि प्रॉपर रेशो में आपके पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सो दैट मीन्स कि ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं होगा। फेराडेज लॉ जो है वो आपका किसके साथ डील करता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस के साथ ये चीजें आपकी डील करती हैं, तो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे आपके पास सही आंसर क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर
under the normal condition of the temperature and the pressure equal volume of all the gases contain equal number of molecules कितने, that is 6.022 into 10 raised to power 23 particles जो हैं वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे. इसे जो है वो एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन उसी से पहले गैसेस गेलुसेक्स लॉ को देख लो, जहां पे वो कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उस तरीके से आपके पास यहाँ पे दो फिनोमिनाज जो हैं वो दिए गए हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट. प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो उस तरीके से आपके पास वहां पे चीजें देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करूं तो जैसे वो कहता है कि जैसे 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो मिलके 2:1 गैशियस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं. सो द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. डन. नेक्स्ट है देखो ये क्वेश्चंस हमने अपनी यूट्यूब क्लासेस में बहुत बार किया हुआ है. डन. A solution is prepared by dissolving 4 gram of NaOH in enough water to form 250 milliliter of the solution. The molarity of the solution will be. तो सिंपल था, मोलरिटी के बारे में पूछा जा रहा था. मोलरिटी आपके पास क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, इस तरीके से था. और आपको पता है कि जब मिलीलीटर में होता है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है वहां पे. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपके पास, दैट इज गिवन मास और डिवाइडेड बाय क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास. डन. तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, दैट इज 4, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन था. और साथ में क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कितना मॉलिक्यूलर मास रहता है, दैट इज योर 40 रहता है. तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन द मेन फॉर्मूला, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल्स टू 0.1 आ गया है. वॉल्यूम कितना दिया गया है, 250 मिलीलीटर दिया गया है. मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको 1000 से. अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, सो आई विल गेट हियर 10 इंटू 250 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1000. सो इस तरीके से you will get here 0.4. so at the end 0.4 मोलर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या था, बिल्कुल सही आंसर था. ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई होगी तो आप एक बार चेक कर लेना, बट सॉल्व जो है क्वेश्चन वो इसी तरीके से आपका किया जाएगा. सो हेंस द राइट आंसर हेयर इज व्हाट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर. क्लियर है ये बात कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, राइट. नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए. अगेन मैंने क्लासेस में बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है. देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट था, अल्कोहल था, दैट इज CH3CH2OH था. और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है. तो अल्कोहल जब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमारे पास वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगेन आपके पास जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड होगी एंड यू विल गेट हियर व्हाट, दैट इज CH3COOH, दैट इज योर एसिटिक एसिड, या फिर आप इसको किस नाम से जानते हैं, दैट इज इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी. डन. सो यू कैन से कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, जहां पे आपका एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी. नाउ इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. Which of the following statement is not correct about trends when going from left to right across periods of the periodic table? और ध्यान देना कि यहाँ पे not correct के बारे में पूछा गया है.
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज करती है। तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब कि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास इंक्रीज करते हैं। मतलब कि अट्रैक्शन वहां पे क्या होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा रहती है। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो एनर्जी जब आपको इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल से क्या करना है, रिमूव करना है। अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी भी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। सो यू कैन से दिस वन इज योर राइट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स बिकम मोर एसिडिक। ये कहता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपके पास एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। नाउ लेट्स चेक दिस। यू नो दैट दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। और मैंने बहुत बार ये चीज बोली है कि जब मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उनका नेचर कैसा रहता है, बेसिक नेचर रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से नॉन मेटल्स जब आपके पास ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उसका नेचर कैसा रहता है, एसिडिक की नेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, जब उसने ऑक्साइड बनाया तो उसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। सो आई कैन से दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही आपको कहा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास वैलेंस जो शेल्स हैं दैट रिमेन्स द सेम, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो राइट। और इसी के साथ क्या था, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। सो देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और जहां पे इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, और साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इतनी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से तो वहां से निकलेगा नहीं, आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। सो यू कैन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी रहेगा आपके पास सही आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following represent correct electronic configuration of copper atom? So we know that Z is equals to 29 है, और due to the anomalous behavior of the copper, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको थोड़ा चेंज भी देखने को मिलता है। So you will get here argon 3d10 4s1 आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये ज्यादा स्टेबल है, दैट इज वाई इट इज इसकी वजह से आता है। और यहाँ पे एक एनर्जी एक्सचेंज भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई आई कैन से ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर। दिस इज द डायरेक्ट आंसर हियर, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन था, एज सच कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको नहीं करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज द राइट वन। और इसी के साथ डी ब्लॉक का जो ये फर्स्ट सीरीज है इसमें क्रोमियम की भी एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, एंड दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d5 4s1, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। The number of electron which will together weigh on gram, weigh and gram आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अभी देखो ऑप्शन में क्या है, 3 × 10⁸ है, या 1.6 × 10⁻19 है, या 9.1 × 10⁻28 है, या 1.098 × 10⁻27 है। अभी देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, हमें पता है 9.1 × 10⁻31 kg रहता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वो आप कैसे निकालोगे, दैट इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय इट्स मास, दैट इज 9.1 × 10⁻31, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1098 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया गया था। सो अब देख के चलो कि
जो भी बच्चे टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा +1 +2 की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, तो मोल कॉन्सेप्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, वैसे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको मिल जाएगा, बट स्टिल आई से कि आपके पास वहाँ पे कुछ बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे आज के इस पेपर को देख के लगा है, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, right? So you can say according to question number 14 the right answer is what? That is option D is the right answer. Done? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो द टिंडल इफेक्ट? सबसे पहले ना टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, ठीक है, और उस सोर्स ऑफ लाइट में आपके पास क्या है, इधर जो है वो आपके पास सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इसमें से लाइट को क्रॉस करेगा तो एक पर्टिकुलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन पर्टिकुलर पाथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत घने जंगल होते हैं, तो उसमें से जब सूर्य की रोशनी सुबह सुबह आती है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाती है। सो दैट इज नॉन एज द टिंडल इफेक्ट। एक बंद कमरा है और वहां पे आप सिर्फ एक खिड़की को ओपन करो तो वहां से भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाती हुई देखने को मिलती है और वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए देखने को मिलते हैं। सो इन शॉर्ट आई कैन से कि आपके पास जो लाइट है वो किसके साथ स्ट्राइक कर रही है, सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ जो है वो वहां पे चीजें स्ट्राइक कर रही हैं, राइट? और यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन आपके पास टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास ना कुछ ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका क्या होता है, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है, दैट आर नॉन एज अ ट्रू सॉल्यूशन। मतलब कि पानी जैसे कि H2O जिसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें नमक और चीनी प्रॉपर्ली जगह को घेर लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। पानी के पास बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है लाइट को पास करने के लिए, दैट आर नॉन एज अ ट्रू सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। वाटर और नमक का, पानी और नमक का मिक्सचर भी क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करूं तो यू नो कि जब हम कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज ब्लू विट्रॉल की फॉर्मेशन हमें वहां से देखने को मिलती है। सो आई कैन से दिस इज ऑल्सो व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एंड यू नो दैट मिल्क क्या है हमारे पास, एक बहुत अच्छा कोलोइड है, मतलब कि यहाँ पे आपको फैट के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से लाइट जो है वो आपकी पास हो जाती है। सो यू कैन से ऑप्शन बी, दैट इज कोलोइड्स मिक्सचर्स जो आपके पास होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, एंड दैट इज वाई, क्योंकि मिल्क एक बहुत अच्छा कोलाइडल सिस्टम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास जो सही आंसर रहेगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन बी इज द राइट वन। डन? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर द ब्रॉन्स्टेड बेस NH2 नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे ये चीज बतानी है कि क्या इसका जो है कॉन्जुगेट एसिड फॉर द ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो आपके पास क्या रहेगा। तो देखो, अगर आप किसी भी ब्रॉन्स्टेड बेस को, ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, किसी भी ब्रॉन्स्टेड बेस को चेंज कर रहे हो उसके कॉन्जुगेट एसिड में, तो वहां पे जो आपके पास बेस है इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू एड ऑन करना पड़ेगा या इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसको, दैट इज एक प्रोटोन को। तो मान लो आपके पास यहाँ पे क्या था, दैट इज NH2 नेगेटिव है आपके पास यहाँ पे, राइट? और अगर आप इसमें किसी प्रोटोन की एडिशन करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज NH3 की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो सही आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि अगर आपके पास कोई ब्रॉन्स्टेड बेस दिया गया है और आपको पूछा है कि उसका एसिड वहां पे क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या ऐड करना है, आपको एक प्रोटोन को ऐड करना है, और जो प्रोटोन को ऐड करके वहां पे आएगा वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका। सो दैट इज वाई NH2 नेगेटिव में जब आपने ऐड किया तो हमारे पास सही आंसर क्या आया, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। डन? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द एटम 15p31
and the 16s32 है कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है, दैट इज सेम, बट यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर्स रहते हैं दैट आर व्हाट, डिफरेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। डन। सो आइसोमर्स यहाँ पे नहीं होगा। आइसो बार की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहते हैं, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मास नंबर रहता है वो क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होगा। अगर आइसोटोप की बात करूं तो ये आपके शो किए जाते हैं सेम एलिमेंट के द्वारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम हमारे पास क्या हो रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, और डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे क्या रहता है, दैट इज योर मास नंबर रहता है। तो पहली बात की सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो आइसोटोप यहाँ पे नहीं होगा। डन। और इसी के साथ हमारे पास आते हैं आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो आपके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन करती हैं। और अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करूंगी और मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास था फॉस्फोरस 1531, और अगर मैं यहाँ पे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करूं सो आई विल गेट 16 हेयर, एंड इन द सेम केस 16s32, तो यहाँ पे भी 32 माइनस 16 करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 16 आ जाएगा। तो मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम है, और ऐसी टाइप की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर। क्लियर है? आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को किया भी है। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो नॉन मेटल्स की स्टेट के बारे में बात कर रही हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं, और गैशियस में भी एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली सॉलिड में, गैसेस में जो है वो हमारे पास जो है वो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड में हमारे पास सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाट, ब्रोमीन। और ये कैसे कलर का लिक्विड रहता है, आपके पास रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड जो है ये आपको देखने को मिलता है लाइक दिस, और बहुत ही हजार्डियस केमिकल आप इसको कहते हैं। क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। आयोडीन जो है ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर आपको देखने को मिलता है, और क्योंकि ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये आपको शाइन करता हुआ देखने को मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कार्बन जो है वो हार्ड फॉर्म में भी, डिफरेंट फॉर्म्स में आपके पास एग्जिस्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 द राइट आंसर हियर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर। थोड़े दिन पहले ही शायद मैंने ये क्वेश्चन आपका यूट्यूब क्लासेस में करवाया था, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। इसी के साथ है नेक्स्ट आपके पास, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। मेटलर्जी के ऊपर पता नहीं मैं कितने क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ठीक है, आप लोगों ने भी वो क्लासेस मेरी देखी हैं। In order to remove gang particles from powdered sulfide ores during concentration of ore, which of the following process is generally used। तो देखो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब जब आपके पास सल्फाइड ओर प्रेजेंट रहेगी और आपको यहाँ से क्या करना है, प्योरिफिकेशन करनी है, तो आप वहाँ पे किस मेथड का यूज करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले था मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन आपकी एग्जिस्ट करती है सिर्फ आयरन के साथ, और ये नॉर्मल एक मेथड है, तो यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। लीचिंग जो है वो भी यहाँ पे नहीं की जाएगी, लेविगेशन भी नहीं की जाएगी। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यहाँ पे यूज किया जाएगा। जैसे कि आपके पास ओर है, उसमें गैंग के पार्टिकल प्रेजेंट है, सल्फाइड ओर यहाँ पे प्रेजेंट है, पानी के साथ जो है वो पाइन ऑयल को या बहुत सारी ऐसी चीजों को मिक्स किया जाता है जो आपके पास एक झाग की फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, और जैसे ही आप उसमें एक बबल्स एयर
को कंप्रेस करोगे तो बबल्स की फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही बबल्स की फॉर्मेशन होगी तो गैंग के पार्टिकल्स आपके नीचे रह जाएंगे और सल्फाइड और जो है वो आपकी ऊपर चली जाएगी, और इस तरीके से आप इन चीजों को अलग अलग कर सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर, वेन एवर यू हैव द सल्फाइड और आप क्या यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज वहां पे किया जाएगा. राइट इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये ग्रीन कलर की कोटिंग किस वजह से देखने को मिलती है. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सब चीजें हमारे पास यहाँ पे जो है कोरोड कर रही हैं कॉपर को. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी. सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए रहेगा आपके पास सही आंसर. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट. और वैसे भी जब कॉपर आपके पास खराब होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन के नाम से उसको जाना जाता है, और ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलती है. सेम ऐसे ही अगर मैं आयरन को बोलूँ तो आयरन के ऊपर जब आपके पास रस्ट लगता है तो वहां पे क्या होता है, ब्राउन कलर की फॉर्मेशन आपके पास आती है, और वहां पे आपके पास Fe2O3 विद एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है. Done. So according to question number 20, the right answer is what, copper hydroxide और copper carbonate की वजह से आपको ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट. सब्लिमेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि सब्लिमेशन हमारे पास क्या होती है, ऐसे मटेरियल्स जो सॉलिड से डायरेक्ट आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं गैशियस स्टेट में विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, मतलब कि लिक्विड स्टेट वहां पे बनती ही नहीं है. बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है. तो अगर मैं यहाँ पे कपूर की बात करूँ तो कपूर कैम्फर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सब्लाइम का, मतलब ये तो हो जाएगा. केमिस्ट्री की भाषा में मैंने कई बार बोला है कि अगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो अमोनियम क्लोराइड देखने को मिलेगा. दैट मीन्स कि ये भी एक बहुत अच्छा सब्लाइम मटेरियल आपके पास एग्जिस्ट करता है. एंथ्रासीन इज ऑल्सो वोलेटाइल इन नेचर, तो ये भी आपके पास सब्लाइम हो जाएगा. बट आपके पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है जो कि एक सॉल्ट की प्रेजेंस में आपके पास रहता है. सोडियम क्लोराइड जो है वो आपके पास कैसा है, एक आयोनिक कंपाउंड है. एंड यू नो दैट कि आयोनिक कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. राइट मतलब 900-600 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको ये देखने को मिलता है. सो यू कैन से कि जितने भी सॉल्ट हैं वो आपके पास एक अच्छे सब्लाइम मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे आपके पास सही आंसर. डन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड. तो देखो मैग्नीशियम हमारे पास इस तरीके से है, नाइट्रोजन हमारे पास इस तरीके से है. मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और नाइट्रोजन के पास कितना होता है 3 नेगेटिव. और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 3 बन जाएगा और N2 बन जाएगा. सो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए. और केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से ये चीजें आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास question number 23, that helium gas is filled in a cylinder of 2 liter capacity and it contained 12.044 into 10 raised to power 23 atoms. Calculate the number of moles of the helium gas present in the cylinder. तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे लगाया गया है. देखो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऐसे तो हमारे पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो वैसे ही है, अगर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पीछे कितने दिए थे आपके पास, दैट इज 12.044
44 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये आपके पास हुआ यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पे अगर आप इसको करोगे इंटू 2 तो आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 2 मोल्स जो है वो आपके पास डायरेक्ट रहेगा। देखो जब हमने मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया तो मैंने वहां पे बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो सेम मॉलिक्यूल्स के केस में क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय इट्स एवोगैड्रो नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आई विल गेट हियर आंसर दैट इज 2 मोल। सो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे सही आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज ऑप्शन बी। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज। सो अगेन इजी क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस को प्रेजेंट करना था, बताना था कि कितने प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे आपके पास गिवन कितना है, दैट इज 0.051 ग्राम जो है आपके पास प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ यहाँ पे, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर कि सबसे पहले निकाल लो मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का कितना होता है 2 इंटू 27 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो ये बन गया 102 ग्राम्स। और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो Al2 प्रेजेंट है। तो आपको निकालने किसमें थे, 0.051 में आपको निकालना था। तो जितने आपके पास आयंस प्रेजेंट है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना आपके पास गिवन है, एंड आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट हेयर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20 ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो हेंस हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा आपके पास सही आंसर। क्लियर। So according to the question number 24, the right answer is what? That is option C. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो दिस इज द फेमस क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आपका आ रखा था, ठीक है। मतलब जो अभी आपका पीछे एग्जाम गया आई थिंक दिसंबर वाले में, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपका आया था कि कौन सा एलिमेंट है जिसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोडियम को जो है वो किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज कैरोसिन के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। आयरन को तो वैसे भी वाटर के अंदर कभी स्टोर करके नहीं रखेंगे क्योंकि वहां पे जो है वो रस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आयरन को जो है वो मेनली जिंक के साथ जो है वो आप इसकी क्या करते हो, गैल्वेनाइजेशन जो है वो इसकी करी जाती है। मैग्नीशियम को स्टोर अगर करना है तो नॉर्मली आप इसको स्टोर कर सकते हो, कैरोसिन ऑयल में भी इसको स्टोर किया जा सकता है। वाटर के अंदर आपका सिर्फ एक नॉन मेटल है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इसको जो है वो पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज व्हाट, ऑप्शन डी फॉस्फोरस यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि फॉस्फोरस को जो है वो आप पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 25 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर solution X and then this solution turns milky due to the formation of the compound Y. एंड एज यू नो कि जब आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है और इसमें से क्योंकि लाइम वाटर आपका जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आएगा कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा है किससे, दैट इज योर, एक सेकेंड, लाइम वाटर से ना, पास थ्रू द लाइम वाटर। तो इसमें अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जब ये बिल्कुल आगे मिल्की टर्न हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो चेंज आपको देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू मी देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइम वाटर के थ्रू हो रहा है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वैसे फॉर्म हो सकता था यहाँ पे, लेकिन वो कब होता है जब आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ CO2 पास हो रहा है, और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है तो वहां पे इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अभी नॉर्मल लेवल पे था कि कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है कि मिल्की में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि जब वो मिल्की टर्न होता है तो कहीं ना कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, एंड फर्दर उसके बाद जो है वो आपके पास लाइमस्टोन की फॉर्मेशन होती है,
दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। अगर मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं देन आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं वहां पे पिन अप करवा दूंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी अभी तक यहाँ पे सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रखा है और इसको जो है वो एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में मैंने खुद से करवाया भी है। अब देखो यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिटमस सॉल्यूशन, तो हमें पता है कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिड में रेड कलर की फॉर्मेशन करता है, बेस में ब्लू कलर की करता है। तो डी का मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिनोल्फेथिलिन की बात करूं तो वो बेसिक सॉल्यूशन में देता है पिंक कलर, तो यहाँ पे इसका एस हो जाएगा। टर्मरिक, अगर हल्दी व्हाइट कपड़ों के ऊपर गिर जाए और अगर आप उसके ऊपर साबुन लगा दो तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में। मतलब कि ये बेसिक सॉल्यूशन को किस में चेंज कर रहा है, रेड में चेंज कर रहा है। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज आर। और चाइना रोज की बात करूं तो वो क्यू की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन क्रिएट होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, राइट। और इसी के साथ आप इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि लिटमस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, टर्मरिक जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, फिनोल्फेथिलिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर की फॉर्मेशन आपके पास करता है। सो इस सिंगल एक टेबल से आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। aniline is separated from aniline water mixture by which of the following। अभी देखो एनिलीन हमारे पास क्या होता है, इट हैज द बेंजीन रिंग और NH2 अमीन ग्रुप यहाँ पे रहता है। सो यू कैन से कि इट इज व्हाट, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड इसको कहा जाता है। और ये कभी भी वाटर के साथ जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता है, मतलब कि ये इनसॉल्यूबल जो है वो इसके पास देखने को मिलता है, राइट। अब देखो जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो आपके पास किस लिए यूज की जाती है, जब आपके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, मिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो आपके पास क्या होता है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो मतलब कि ये तो यहाँ पे नहीं होगा। क्रिस्टलाइजेशन कब होती है, जब आपको सॉलिड पार्टिकल्स को प्योरीफाई करना होता है, तो ये भी नहीं आएगा। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो है वो आपके कॉम्प्लेक्सेस के लिए शो की जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आएगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन बी, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करके आप वहां पे एनिलीन को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। इसी के साथ है नेक्स्ट आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सॉल्ट इज आएगा, इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी इन्होंने डाला था, दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन। अगर मैं सीविंग की बात करूं तो वहां पे आपके पास क्या होते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज जो है वो आपके पास डिफर करता है और आप इन चीजों को वहां पे सेपरेट करते हैं। सो दैट इज नोन एज द सीविंग। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि इस तरीके से कोई व्हीकर है और वहां पे पानी है और पानी के बीच में कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अभी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपके पास क्या होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे आपके पास सेटल डाउन हो जाएंगे और आप उनको वहां पे क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, दैट इज नॉन एज द सेडिमेंटेशन। विनोइंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो हस्क को किस में से, फ्रॉम द ग्रेन्स में से, ठीक है, बीच में से। जैसे पंखे के सामने हम अपने घरों में दाने फेंकते हैं और वहां से हस्क पार्टिकल्स, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो दूर चले जाते हैं, दैट इज नॉन एज द विनोइंग। तो यहाँ पे सही आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट इज इवापोरेशन, ऑप्शन सी इज द राइट वन हेयर। क्योंकि यहाँ पे सी वाटर में क्या होगा, सॉल्ट को सेपरेट करना है ना, तो पानी जैसे इवापोरेट होगा, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में जाएगा, तो पानी तो उड़ गया, नीचे क्या रह जाएगा, हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये आपके पास। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन कंपाउंड KO2, दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। एज यू नो
कि पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड होता है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1/2 चार्ज जो है वो इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। और एक अच्छा लेवल जो है वो इस टेट के पेपर में जनरेट किया गया था। सो मैं कहूंगी कि ये क्वेश्चन हो गए, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गए, अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये 3 4 5 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे। बाकी के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल लेवल के थे, वो आपके पास नॉर्मल पढ़ के भी आप कर सकते थे, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास -1/2 है तो यहाँ पे क्या होता है, x प्लस -1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा। एंड वैसे भी अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम आपके पास क्या है, दैट इज एस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है, ग्रुप 1 का ये एलिमेंट है। इसको जो है वो एल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। और एल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NS1 है। और क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर +1 चार्ज रहता है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे कितनी रहेगी, +1 रहेगी, राइट। सो दैट इज वाई दे फॉर्म द पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स। क्लियर है ये बात। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 30 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है जो भी आपके टेट के एग्जाम में आए थे। आई होप कि नॉन मेडिकल जिनका भी एग्जाम हुआ है अच्छा पेपर आप करके आए हैं। इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं या यूट्यूब के ऊपर आपकी जितनी भी क्लासेस रहती हैं सबकी PDF आपको अवेलेबल रहेगी सिविल स्टैप टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने इस चैनल को ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ टेट के बहुत सारे बैचेस जो हैं वो ऑन गोइंग है और अभी दिसंबर में भी आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अगर टेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जिन बच्चों को नया बैच ज्वाइन करना है तो वो आपको यहाँ पे कॉल करके आपको पता चल सकता है। इसी के साथ आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन और आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। सो जाने से पहले सभी ने लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि डेली टेट लेवल की क्लासेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो 3 डेज आपके पास जो है वो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद कल और नेक्स्ट डेज जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी। तो आपने उन क्लासेस को ज़रूर देखना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।